नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर गणित के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे पिछले 2 वीडियो में आपने पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं में संक्रियाएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है। इससे संबंधित उदाहरणों को भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था। इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्या को आगे ले चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या हमें दी है तो हम किस प्रकार से उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे पुराने सभी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्या का भाग 3। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB है। इस सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र तल क्या होता है? एक ऐसा तल जिसमें x अक्ष वास्तविक भाग को और y अक्ष आदिकल्पित भाग को प्रदर्शित करता है, सम्मिश्र तल कहलाता है। इसमें बिंदु P द्वारा इस सम्मिश्र संख्या a प्लस IB को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु P द्वारा प्रदर्शित करने के लिए क्या शर्त है कि इसका जो वास्तविक भाग है वो x निर्देशांक होगा और आदिकल्पित भाग y निर्देशांक। तो वास्तविक भाग क्या है? a, तो a इसका x निर्देशांक हो गया। b आदिकल्पित भाग है, ये क्या हो गया? y निर्देशांक हो गया। तो p के निर्देशांक क्या हो गया? p के निर्देशांक हो गए ab। तो ये बिंदु P सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB को प्रदर्शित करता है। तो मूल बिंदु O से P को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई या OP की दूरी जो है ये क्या कहलाती है? ये सम्मिश्र संख्या z का मापांक कहलाती है। इसी को शब्दों में देख लो कि यदि हमारी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB है तो उसे हम सम्मिश्र तल में PAB के रूप में निरूपित करते हैं और O से P के बीच की दूरी को सम्मिश्र संख्या z a प्लस IB का मापांक कहते हैं और इसे हम मॉडुलस ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मापांक अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के सूत्र से। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ a प्लस IB, या इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया? रियल पार्ट या वास्तविक भाग का वर्ग धन इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक या अधिकल्पित भाग का वर्ग। यहां पर रियल पार्ट का वर्ग क्या है? रियल पार्ट क्या है? a। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग a है और इमेजिनरी पार्ट अधिकल्पित भाग b है। तो इस प्रकार से हम दी हुई सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मापांक के गुणधर्म। तो मापांक का जो पहला गुणधर्म है वो है किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर होता है, अर्थात मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है। तो z अगर हमारे पास दिया है a प्लस IB तो इसका मापांक क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है, मापांक होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि z a प्लस IB है तो z का संयुग्मी क्या होगा?
a माइनस आई बी। हमने संयुग्मी में पढ़ा था कि संयुग्मी में क्या होता है, केवल अधिकल्पित भाग के आगे का चिन्ह बदलता है। तो z बार बराबर क्या हो गया, a माइनस आई बी। a माइनस आई बी हो गया तो इसका मॉडुलस निकाला तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर z के मापांक के बराबर है। तो हमारा पहला गुणधर्म हो गया, ठीक है, कि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर होता है। अगला गुणधर्म है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करें, मतलब मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणे का मापांक दोनों सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के गुणा के बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू मॉडुलस ऑफ z1। इसी प्रकार एक और गुणधर्म है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के भाग का मापांक, मतलब z1 अपॉन z2 का मॉडुलस बराबर होगा दोनों संख्याओं के मापांक के भाग के, मतलब मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक। अगला गुणधर्म है कि किसी वास्तविक संख्या कैसा है, जब अधिकल्पित भाग शून्य हो जाए, i का गुणा शून्य के साथ हो जाए तो क्या होती है, संख्या कैसी कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ऐसी सम्मिश्र संख्या जो वास्तविक है उसका मापांक उसके निरपेक्ष मान के बराबर होता है। कैसे होता है यहां पर आप देख लीजिए, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया तो हमको क्या मिल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए होगा। तो वास्तविक संख्या वाली सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके निरपेक्ष मान के बराबर होता है। अगला गुणधर्म है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2 हैं तो उनके जोड़ का मापांक, मतलब योग का मापांक z1 प्लस z2 का मॉडुलस हमेशा z1 का मॉडुलस और प्लस z2 के मॉडुलस से छोटा या बराबर होता है, बड़ा नहीं होगा। z1 प्लस z2 का मॉडुलस हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे, z1 के मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस से। ठीक है। अगला है यदि हम अंतर ज्ञात करें तो z1 माइनस z2 का मापांक जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है z1 के मॉडुलस माइनस z2 के मॉडुलस के। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। मान लिया हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z है, z बराबर a प्लस आई बी दिया हुआ है। इस सम्मिश्र संख्या z को वास्तविक अक्ष x और अधिकल्पित अक्ष y से बने समतल में, मतलब सम्मिश्र तल में PAB के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु O से PAB को मिलाने वाला रेखाखंड ये कौन सा है, OP, वास्तविक अक्ष x के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण थीटा निर्मित करता है, इस कोण थीटा को z का या सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या z a प्लस आई बी 0 के बराबर नहीं है, इसे हम सम्मिश्र तल पर PAB से निरूपित करते हैं, तब कोण थीटा का परिमाण जो कहां से मिल रहा है, रेखा OP का वास्तविक अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाने पर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी का कोणांक कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं। इसे ARGZ या AMPZ या थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आई बात हमारी कि हमने थीटा से प्रदर्शित तो कर दिया, तब थीटा है क्या, तो अगर कोण z के साथ x अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में, मतलब ये ऊपर की ओर बनेगा, तो कैसा होगा, कोणांक हमेशा धनात्मक होगा।
यदि कोण x अक्ष या वास्तविक अक्ष के साथ ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर बनेगा तो कोणांक कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो कोणांक z बराबर होता है, क्या होता है? b बटे tan इनवर्स b बटे a। ठीक है, इसको हम इस सूत्र की सहायता से कोणांक को ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB को हम सम्मिश्र संख्या के मापांक और कोणांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात z बराबर a प्लस IB को r cos थीटा प्लस I sin थीटा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां r सम्मिश्र संख्या का मापांक है और थीटा सम्मिश्र संख्या का कोणांक है। इस रूपांतरण को, इस अभिव्यक्ति को, मतलब z को जो हम r cos थीटा प्लस I sin थीटा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इस r cos थीटा प्लस I sin थीटा को z बराबर a प्लस IB का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप कहते हैं। यहां हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय रूप में कोणांक का हमेशा मुख्य मान लिया जाता है। तो हम अगर बात करें कि a प्लस IB है तो a प्लस IB को हम क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा प्लस I sin थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? तुलना कर दो तो a बराबर क्या हो गया? r cos थीटा और b बराबर क्या हो गया? r sin थीटा। अगर हम इसको हल करें, वर्ग करके जोड़ दें तो हमें r का मान मिलता है और r बराबर हमें प्राप्त होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हम इसको अलग अलग करें तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? r का मान रख दिया तो a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और sin थीटा बराबर हो गया b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हमारे पास एक प्रश्न है, z बराबर -1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, z बराबर -1 माइनस आई दिया हुआ है तो हमने मान लिया कि -1 माइनस आई बराबर r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अगर हम तुलना कर दें तो क्या हो गया? r cos थीटा बराबर -1, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, और r sin थीटा बराबर -1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो गया? r स्क्वायर, दोनों में r है ना, तो r स्क्वायर बाहर ले लिया तो r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको कर दिया तो क्या हो गया? r cos थीटा -1 था तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो r बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 2 आ गया। इस अंडर रूट 2 को मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर रख दिया तो क्या हो गया? अंडर रूट 2 cos थीटा बराबर -1 हो गया। इसका मतलब cos थीटा बराबर -1 अपॉन रूट 2 हो गया, और अंडर रूट 2 sin थीटा बराबर -1 है तो यहां से sin थीटा बराबर क्या आ गया? -1 अपॉन रूट 2 आ गया। ठीक, अच्छा, चूंकि ये दोनों मान क्या है? ऋणात्मक है, और दोनों के ऋणात्मक मान कहां होंगे? या तो तीसरे चतुर्थांश में होंगे। दोनों के ऋणात्मक मान कहां होंगे? तीसरे चतुर्थांश में होंगे। इसका मतलब कोणांक बराबर कितना आ गया? कोणांक आ गया 3π/4 माइनस का, तो यहां पे आ गया -1 माइनस आई बराबर अंडर रूट 2 ब्रैकेट के अंदर cos का -3π/4 प्लस आई साइन का -3π/4। ठीक, तो इस तरीके से हमने हमारी सम्मिश्र संख्या -1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे सवालों को हल कर सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखना, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि कब कौन सा बिंदु धनात्मक होगा और कौन सा मान ऋणात्मक होगा, इस चीज को हमको यहाँ पर उपयोग करना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब
हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिणामों की जो हमें ध्रुवीय रूप, मापांक और पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला परिणाम हमें प्राप्त होता है कि z बराबर 0 का त्रिकोणमितीय रूप परिभाषित नहीं होता है। मतलब अगर हमें z बराबर 0 दिया है तो हम इसके त्रिकोणमितीय रूप का निर्धारण नहीं कर सकते। दूसरी चीज हमको क्या मिली कि z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, तब हम ये कह सकते हैं कि z बार बराबर क्या होगा, r cos थीटा माइनस i sin थीटा। मतलब अगर हम z का संयुग्मी निकालेंगे तो यहां पर भी चिन्ह बदल जाएगा। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i sin ऑफ माइनस थीटा। मतलब क्या हो गया कि जो संयुग्मी संख्या होगी उसका पूर्णांक हमेशा मुख्य सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक के चिन्ह के विपरीत होगा। ठीक है। अगला, यदि एक हमको दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस i sin 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऋण 1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई। आप एक चीज ध्यान रखो, हमने एक चीज लिखी थी कि क्या करेंगे, पूर्णांक का हमेशा मुख्य मान लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पाई लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है कि i अगर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या दी है तो उसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि cos पाई बाई 2 शून्य होता है, ये मान शून्य हो गया, और sin पाई बाई 2 1 होता है, तो ये हमको i बच गया। ठीक। नेक्स्ट है छठवां, माइनस आई बराबर, तो हमारा हमने आपको कहा था कि आई का संयुग्मी माइनस आई है, तो हमारा चिन्ह बदल गया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर इस रूप में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। आप इसको करके देख सकते हैं, परिमेयीकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी परिमेयीकरण करना है आपको ये चीज मिल जाएगी, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर हमारे पास बटे में माइनस है तब भी हम अगर परिमेयीकरण करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना है, क्या मिल जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक। चलिए एक नया प्रश्न ले लेते हैं। z बराबर x प्लस आई वाई है, इसका हमें बिंदु पद ज्ञात करना है, जबकि मॉडुलस ऑफ z माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4i बराबर 7 है। जो जो दिया हमने पहले लिख लिया, दिया है x बराबर z बराबर x प्लस आई वाई, और क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ z माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4i बराबर 7। अब z का मान जो दिया है उसको इसमें रख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, और माइनस को खोल दिया तो माइनस 3 प्लस 4i। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ रख दिया और अधिकल्पित को अधिकल्पित के साथ रख दिया, तो x माइनस 3 प्लस आई वाई प्लस 4। अब क्या हो गया, ये सम्मिश्र संख्या का क्या है, मापांक है, सम्मिश्र संख्या के रूप में आ गया ना, आ गया। ये देखो वो वास्तविक भाग हो गया, ये अधिकल्पित भाग हो गया, और इसका हमको मॉडुलस निकालना है तो मापांक है। तो मॉडुलस की परिभाषा से अंडर रूट x माइनस 3 का वर्ग प्लस y प्लस 4 का वर्ग बराबर 7। वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो गया, x माइनस 3 का वर्ग प्लस y प्लस 4 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। इसको हमने हल कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 बराबर 49, और इसको हमने घटा दिया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 25 माइनस 49, और ये हमें मिला 24 के। तो ये हो गया, ये जो हमें समीकरण मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 बराबर 0, ये दिए हुए बिंदु का अभीष्ट बिंदु पथ है जो एक वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। यदि z बराबर a प्लस आई बी जो शून्य के बराबर नहीं है, तब उसके हमारे कितने वर्गमूल होंगे, 2 वर्गमूल होंगे। मान लेते हैं कि a प्लस आई बी का वर्गमूल x प्लस आई वाई है, जहां x और y कैसी है, वास्तविक संख्या है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग कर दें तो a प्लस आई बी बराबर क्या हो गया, x प्लस आई वाई का वर्ग। वर्ग को ओपन कर दें तो क्या आ गया, a प्लस आई बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से और अधिकल्पित भाग की अधिकल्पित भाग से तुलना करने पर, वास्तविक भाग क्या है a, तो a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अधिकल्पित भाग क्या है b, तो b बराबर 2xy, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक सूत्र है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग धन 2xy का वर्ग। इस सूत्र को हमें हर जगह यूज करना है जहां भी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने मान रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग बराबर क्या आ गया, इसका मान कितना था a, तो a रख दिया तो a का वर्ग, और ये 2xy का मान कितना है b, तो b का वर्ग, तो a का वर्ग धन b का वर्ग हो गया। तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमने समीकरण नंबर 3। अब दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो क्या होना चाहिए, यहां पर प्लस माइनस होना चाहिए, पर दिमाग में आया ना कि प्लस माइनस क्यों नहीं है, तो हम एक चीज क्लियर कर दें कि x और y वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा धनात्मक होता है, अतः a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल कैसा होगा, धनात्मक होगा। हमने कौन सा चिन्ह लिया है, धन चिन्ह लिया है। ठीक है, अच्छा, जब हमने धन चिन्ह लिया है तो अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या हो गया, एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने उनको दोनों जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हो गया, हमको x का मान मिल गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसको हमने मान लिया p। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट p। प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अब x एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इनको घटाएंगे तो हमें वाई स्क्वायर का मान मिलेगा, और वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए, इसको हमने क्यू मान लिया, तो y का मान क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि x और y के गुणन का मान का चिन्ह b के चिन्ह के बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि एक्स वाई का चिन्ह b के चिन्ह के समान होगा। इसका मतलब यदि b धनात्मक है तो x और y के चिन्ह समान होंगे, और यदि b ऋणात्मक है तो x y के चिन्ह विपरीत होंगे। कैसे होंगे, यदि b धनात्मक है तो x बराबर क्या लेंगे हम, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट क्यू आई, या माइनस अंडर रूट p माइनस अंडर रूट क्यू आई। ठीक है, यदि p ऋणात्मक है तो z का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट p माइनस, देखो p को धनात्मक लिया है ना तो q को क्या किया, ऋणात्मक, माइनस i अंडर रूट q, या अंडर रूट p ये ऋणात्मक लिया तो प्लस i अंडर रूट q। क्लियर है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि लास्ट में जब हम आएंगे तो अगर हमारे b का चिन्ह जैसा है वैसा ही हम एक्स वाई का चिन्ह रखेंगे। यदि b धनात्मक है तो एक्स वाई के चिन्ह समान होंगे, यदि b ऋणात्मक है तो एक्स और वाई के चिन्ह विपरीत होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है हमारा 6 धन 8i का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वर्गमूल 6 धन 8i बराबर कितना है, x धन i वाई, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर हमें मिल गया 6 धन 8i बराबर x धन i वाई का वर्ग, वर्ग को खोल दिया तो हमें मिला 6 धन 8i बराबर x का वर्ग ऋण y का वर्ग धन 2xi y। ठीक है, अब हमने वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से और अधिकल्पित भाग की अधिकल्पित भाग से तुलना करनी। कितना मिला, 6 बराबर एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर मिल गया, समीकरण नंबर 1, और 8 बराबर 2xy मिल गया, समीकरण नंबर 2। हमारे पास सूत्र है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का स्क्वायर
बराबर होता है एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर का स्क्वायर धन 2xy का स्क्वायर। मान रख दो तो ये हो गया 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 64 धन 36 बराबर 100 हो गया। ये बराबर हो गया। यहां पे हमने अब वर्गमूल ले लिया तो क्या मिल गया हमको एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर √100 या 10। समीकरण नंबर 3। मान धनात्मक क्यों लिया है? क्योंकि x और y कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा कैसा होता है? वर्गों का योग हमेशा धनात्मक होता है। तो हमने ले लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर दें। हल करना क्या है? जोड़ दें हम सीधा सीधा। जोड़ने पर हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर मिल गया, 2x स्क्वायर मिलता, 2x स्क्वायर बराबर 10 धन 6 होता, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/2 10 धन 6 बराबर 8। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2√2। y स्क्वायर घटा दें, y स्क्वायर मिल गया 1/2 10 ऋण 6 बराबर 2, y बराबर प्लस माइनस √2। अब समीकरण 2 से x और y के गुणे का चिन्ह 8 के चिन्ह जैसा होना चाहिए, और 8 कैसा है? धनात्मक है। इसका मतलब x और y के चिन्ह हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। मतलब जब हम धन का 2√2 लेंगे तो y का मान धन √2 होगा, और जब हम ऋण का 2√2 लेंगे तो y का मान ऋण √2 होगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि √6 धन 8i बराबर प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस i√2। प्लस माइनस और √2 को कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस √2 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 प्लस आई। इस प्रकार से हम दी हुई संख्या समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास एक और विधि है, दूसरी विधि। इस विधि का प्रयोग हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में करेंगे। बोर्ड परीक्षा में या लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, चलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास है 6 धन 8i का वर्गमूल निकालना है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। हमने 2 को बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बच गया? 3 धन 4i बच गया। अब इस 3 को हमें दो संख्याओं के वर्गों के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। 4 किसका वर्ग हो गया? 2 का वर्ग हो गया, और 1 का वर्ग हो गया। हो गया तो 4 ऋण 1, 1 ऋण 1 का वर्ग क्या होता है? आई स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस, अब इस 4 को तोड़ो तो क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे आई। ये एक सूत्र हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उस सूत्र से क्या हो गया? ये √2 बाहर हो गया, 2 प्लस आई का वर्ग हो गया। और वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल को हटा दिया हमने, वर्ग से वर्गमूल और वर्ग क्या होंगे? कट जाए, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या बचा हमारे पास? प्लस माइनस √2 इंटू 2 प्लस आई। ठीक है, नहीं आया? चलो एक और उदाहरण। अब की बार हमने लिया है ऋण 7 धन 24। अब ऋण 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 ऋण 16 लिख सकते हैं। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग, और 16 4 का वर्ग। 9 ऋण 16। अच्छा, इसको ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका ये 24 के गुणनखंड कर लो, तुमको आपको अपने आप मिल जाएगा। 2 अलग कर देना, 12 बचा। 12 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 3, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 का वर्ग 16। चूंकि ऋण चिन्ह है तो ये क्या हो गया? 4i हो गया, और ये 3 हो गया। 3 का वर्ग धन 4i का वर्ग, और ये क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 4i हो गया। तोड़ने में बहुत ध्यान रखना है इसको हमको। तो ये किसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 धन 4i का वर्ग, और इसका वर्गमूल ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न हमने लिया है, सिर्फ हमने क्या किया है? बीच का चिन्ह बदल दिया है। ऋण 7 ऋण 24 कर दिया, तो क्या हो गया? 9 ऋण 16 ऋण 24। 9 ऋण 16 को तो हमने लिख लिया 3 का वर्ग धन 4i का वर्ग। ऋण 24 को हम लिख रहे हैं ऋण 2 गुणे 3 गुणे 4i। अब कौन सा सूत्र लगेगा? अब लगेगा a माइनस बी का होल वर्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका इस्तेमाल कर दिया। हमारा हो गया 3 ऋण 4i का वर्ग, और वर्ग और वर्गमूल हटा दिया तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, और हमारा क्या मिल गया हमको? प्लस माइनस 3 माइनस 4i। ठीक है, मतलब क्या होगा? चिन्ह बदल गए,
यही चीज हमने वहां पढ़ी थी कि यदि b का चिन्ह धनात्मक है तो x और y के चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे। यदि b का चिन्ह ऋणात्मक है तो x y के चिन्ह विपरीत होंगे। मतलब अब जब हम x को धनात्मक लेंगे तो y कैसा आएगा, ऋणात्मक, और जब y को ऋणात्मक धनात्मक लेंगे तो x कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, उम्मीद है आपको समिश्र संख्या का मेरा ये विवरण अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।